देखो तुम लोग सबसे बड़ी पता है गलती क्या करते हो, तुम प्री बोर्ड्स को बहुत हल्के में लेते हो, बहुत लाइटली लेते हो। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना माइंडसेट ठीक करो कि तुम्हें प्री बोर्ड्स को अपने बहुत सीरियसली लेना। उसका रीजन है कि ये एक तरीके से तुम्हारी ड्रेस रिहर्सल है। बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे तुम सारी गलतियां कर लो। प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो वो सेम सिचुएशन तुम लोगों के यहीं पे सामने आ गई है। तो सबसे अच्छी बात, अपॉर्चुनिटी आ गई है, वीडियो देखने को मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोगों को ये बात पता चल गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त तमान सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड्स के बारे में। देखो तुम लोग सबसे बड़ी पता है गलती क्या करते हो, तुम प्री बोर्ड्स को बहुत हल्के में लेते हो, बहुत लाइटली लेते हो। अब रीजन पता है क्या, तुम्हें लगता है कि इसके मार्क्स कहीं पे दिखाई नहीं जाते, सर कोई याद नहीं रखता इसके मार्क्स। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना माइंडसेट ठीक करो कि तुम्हें प्री बोर्ड्स को अपने बहुत सीरियसली लेना। उसका रीजन है कि ये एक तरीके से तुम्हारी ड्रेस रिहर्सल है। बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे तुम सारी गलतियां कर लो, यहीं पे सारी की सारी गलतियां कर लो, ताकि वो गलतियां तुम रिपीट ना करो अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे अच्छी बात, तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये एक ड्रेस रिहर्सल है, इसको सीरियसली लेना स्टार्ट करो। प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो वो सेम सिचुएशन तुम लोगों के यहीं पे सामने आ गई है कि आज प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नवंबर है, नवंबर में बहुत से बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं और दिसंबर के अंदर भी हैं। तो ये तुम्हारे पास राइट अपॉर्चुनिटी है, तुम अपने प्री बोर्ड्स को क्या लेना है, सीरियसली लेना है, ताकि जितनी गलती करनी है यहीं पे करो। बोर्ड्स एग्जामिनेशन रिपीट मत करना। तुम क्या करते हो, तुम इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, लाइटली लेके चले जाते हो, और वो गलतियां जो तुम्हें यहाँ करनी चाहिए वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में करते हो, तुम्हारे स्कोर सेक्रीफाइस करता है। तो सबसे अच्छी बात, अपॉर्चुनिटी आ गई है, वीडियो देखने को मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोगों को ये बात पता चल गई। तो गलतियां जितनी करनी है कहां करोगे बताओ, प्री बोर्ड्स के अंदर। समझ में आ गई बात? तो पहली बात, जितनी भी गलतियां करनी है प्री बोर्ड्स के अंदर करोगे। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, सबसे अच्छी बात मैंने आपको बता दी, एक ड्रेस रिहर्सल है, सारी सारी गलतियां यहीं पे करना। बट मेन बात है कि तुम मेरे को बोलते हो सर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है सर, हम तो 80 में से 80 लाने की सोच रहे हैं, बट हमारा 60 नंबर का सिलेबस कंप्लीट है। अब देखो, तुम लोग बोलते तो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, बट तुम लोग एक बात भी तो समझो। देखो, मान लो कि तुम्हारा पेपर 80 नंबर का है, ठीक है, बट तुम मेरे से बोल रहे हो सर हमारा सिर्फ 60 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। तो उन 60 को ही तुम क्या कंसीडर करके चलो कि वो 60 ही तुम्हारे 80 हैं। मैं नहीं बोल रहा भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे लग जाओ। तुम जल्दी जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करोगे, बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दोगे, और वो कमांड नहीं आ पाती सिलेबस के ऊपर। सिलेबस कंप्लीट कर लेना, बट ये जो 60 मार्क्स है तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना, इस पे कमांड लियो। इसमें से कोई एक नंबर भी तुमसे छीन ना पाए पेपर के अंदर। 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करो, 60 में से 60 आने चाहिए, बात खत्म हो गई। तो जो रिमेनिंग 20 रह गया उस पर तो कमांड लेके आ ही जाएंगे ना हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल माइंड में मत रखो सर सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है, सर हमारा 50 नंबर का हो रखा है, 60 नंबर का हो रखा है। मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है, इसको ही टारगेट करके चलो। फिर अगर टाइम कम है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी में सिलेबस रश में कंप्लीट मत करना, फिर तुम बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जाओगे, फिर तुम्हारे टॉपिक्स पे कमांड नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब प्री बोर्ड्स तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी और देता है, ठीक है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी हो कि जब तुम एग्जाम दे के आओगे, फिर तुम्हारे पास तुम्हारी आंसर शीट आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें फिजिकली अपनी आंसर शीट देखने को मिल रही है कि तुमने कहां कहां गलतियां करी हैं। तो आंसर शीट लेके बैठो एक जगह चुपचाप, बिल्कुल, ठीक है, क्लास में कोने में चले जाओ, कहीं पे भी किसी फालतू की बात नहीं करनी, क्लास में जाओ कोने में, आंसर शीट लेके बैठो अपनी, और चेक करो वहां पे तुमने गलती कहां कहां करी है, टीचर ने कहां कहां तुम्हारा स्कोर डिडक्ट करा है। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको लिख लो एक जगह कि मैंने गलती कहां कहां करी है, ये मेरे को बोर्ड्स में रिपीट नहीं करनी है गलती। समझ में आ गई बात? तो तुम्हें लाइव देखने को मिल रहा है कि तुम गलती कहां कहां कर रहे हो। तो इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज करो, जितनी मिस्टेक्स करनी है कहां करोगे, प्री बोर्ड में सर हम कहां मिस्टेक नहीं करेंगे, इसको बोलो, नीचे जाके कमेंट लिख के बोलो सर हम कहां मिस्टेक नहीं करेंगे, बोर्ड्स में लिखना हम बोर्ड्स में मिस्टेक नहीं करेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, इसको मैनिफेस्ट कर लो, और जितनी गलतियां करनी प्री बोर्ड्स के अंदर कर लो, एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कोई भी याद नहीं रखता प्री बोर्ड्स का, मेरे को खुद याद नहीं अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स, बट मैंने अपने प्री बोर्ड्स को एज अपॉर्चुनिटी यूज करा ताकि मैं बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाऊं, तभी मेरा एक अच्छा स्कोर आ पाया था। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? अब देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों को टेंशन बनी हुई है, सर किस टॉपिक्स में से कितना आता है, किस टॉपिक्स में से कितना आता है, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दो। मैं सारी बातें आज तुम लोगों को अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की वेटेज की, है ना, जान लो इसको बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, अब सबसे पहले तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास दो बुक हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चैप्टर तुम्हारा 10 नंबर का है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से तुम्हें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, जरा जल्दी से बताओ बेटा? यहां से तुम्हें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, एक न्यूमेरिकल गारंटी। तो इस चैप्टर को जरा ढंग से कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, एक चैप्टर और है इनकम डिटर्मिनेशन, ये 12 नंबर का है। अब ये दो चैप्टर तुम अगर निपटा देते तो 22 नंबर तो तुम्हारे यहीं पे कंप्लीट हो गए, और एक न्यूमेरिकल यहां से भी आएगा। ये लो, पहली बता देता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल तुम्हारे प्री बोर्ड्स में यहां से भी आना है, गारंटी है। समझ में आ गई बात? देखो, बाकी तुम्हारे 3 चैप्टर बचे, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीनों 6-6 नंबर के हैं, 6-6 नंबर के। पढ़ लो इनको भी,
ठीक है। बट मैं ये नहीं बोल रहा जल्दी जल्दी में कर लो सारा का सारा सिलेबस, टेंशन में बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, ठीक है, कि तुम क्या क्या कंप्लीट कर लो। देखो नेशनल इनकम के अंदर तुम्हें न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा मनी के मैं बात करूँ तो मनी के फंक्शंस पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे मैं जरा मनी के बताओ जरा, मनी के तुम फंक्शंस पढ़ लेना, ठीक है। चलो बैंकिंग के अंदर पता है तुम क्या करोगे, एक तो क्रेडिट क्रिएशन कर लेना, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, हाँ। और आरबीआई के फंक्शंस पढ़ लेना, किसके, आरबीआई के, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक के, क्या पढ़ोगे तुम, फंक्शंस, ये सब करके चले जाना, ठीक है। चलो सर इनकम डिटर्मिनेशन, बेटा इनकम डिटर्मिनेशन में तुम पता क्या करना, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं और सेविंग से कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, अच्छे तरीके से कर लेना। एडी एंड एएस अप्रोच कर लेना, ठीक है, और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी साथ में कर लेना। और बाद में मल्टीप्लायर जरूर पढ़ लेना भाई, ये जरूर पूछा जाएगा तुमसे, लो मैंने पहले ही बता दिया, मल्टीप्लायर जरूर पूछा जाना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो अच्छा चलो गवर्नमेंट बजट की बात कर लेते। सर गवर्नमेंट बजट के बारे में बताइए। बेटा गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लेना, क्या पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हाँ। अच्छा और गवर्नमेंट बजट में फिस्कल डेफिसिट मत छोड़ना तुम लोग, क्योंकि यहां से भी एक न्यूमेरिकल बना के तुम लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब बच्चों को पता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर बेटा डेप्रिसिएशन जरूर पढ़ना है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। और तुम लोगों को फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का डिफरेंस जरूर करना है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का डिफरेंस जरूर करना है, ठीक है। अच्छा अब बीओपी के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशली बीओपी के अंदर जाइए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, बीओपी के अंदर अगर स्पेशली जाऊं ना मैं तो तुम्हें वहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अच्छे से पढ़ना है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको तुम ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हो, वो पढ़ लेना, बात खत्म। मैक्रो हेम नहीं पड़ जाएगी तुम्हारी, प्री बोर्ड अच्छे चले जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद अगर मैं आईईडी की बात करूं, देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो 12 नंबर की है पहली यूनिट, ठीक है। बट सेकेंड यूनिट जब आती है तो 20 नंबर अपने आप में समाई हुई है। अब सर ये जो करंट चैलेंजेस हैं ये क्या है, बस ये ढंग से जान लो बेटा। करंट चैलेंजेस के अंदर तुम्हारे एचसीएफ आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा और एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। 4 चैप्टर मिला के तुम्हारे 20 नंबर के। मैं बोलूंगा इन पर अच्छे से फोकस करो, इन 4 चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करो, 20 नंबर ये गारंटी देके जाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इसको भी कर लेना, 8 नंबर तुम्हें देके जाएगी, ठीक है। बाकी अब देखो पहली यूनिट पे आ जाता हूं। पहली यूनिट के अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग आएगा, ठीक है, फ्रॉम 1947 टू 1990, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को अच्छे से पढ़ो और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के चले जाना, ठीक है, क्लियर। लो इकोनॉमिक्स मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, लिख लेना, दोबारा से वीडियो रिप्ले कर लेना, लिख लेना इसको, ठीक है, हाँ बाकी मैंने लिख दिया। सर बिजनेस स्टडीज में क्या करें, देखो बेटा बिजनेस स्टडीज की पहले वेटेज देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें वेटेज पता होनी चाहिए, कौन से चैप्टर में से कितना कितना आ रहा है। देखो इधर आओ, देखो मैं बात करूं ना तो यहाँ पे पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 6 नंबर का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका 7 नंबर का, बिजनेस एनवायरमेंट आपका 4 नंबर का। तो मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने में 7 नंबर समाये हुए हैं। ऐसी पहला चैप्टर भी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले 2 चैप्टर इनको तो तुम अच्छे से कर लेना, और मुझे लगता भी है सारे बच्चों ने कर लिए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर ना बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एनवायरमेंट, बहुत ही सिंपल चैप्टर, इसके अंदर पेस्टल कर लेना। सर पेस्टल क्या है बेटा, कंपोनेंट्स, डायमेंशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक केस आता है वो कहता है आइडेंटिफाई करो कि कौन सी डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरमेंट की, ठीक है। उसके बाद ये रहे तुम्हारे प्लानिंग के मैनेजमेंट के फंक्शन, जिसको मैं पोस्ट डेक बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पोस्ट डेक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। बेटा देखो प्लानिंग 6 नंबर का है, ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर का, स्टाफिंग 7 नंबर का, डायरेक्टिंग देखो सबसे खतरनाक 8 नंबर का, ऑर्गेनाइजिंग के साथ ही है ये भी, कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है 4 नंबर का है। बट देखो ये चैप्टर्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा इसको मत छोड़ना, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर यहां से तुम्हारी दूसरी बुक लग जाती है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब तुम्हें ज्यादा स्कोर करना है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सिंपल सा चैप्टर अच्छा है 11 नंबर का, इसको जरा पहले निपटा लो, ठीक है। जब तुम इसको निपटाओगे तुम्हें समझ भी आएगा, इजी चैप्टर है, तो तुम्हारा एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर मैं तुम्हें बताऊं आर पढ़ लेना, आर सर, राइट्स, रेमेडीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कर लेना, और फोरम्स भी कर लेना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम, ठीक है, नेशनल कमीशन, ये कर लेना, इसके ऊपर एक केस तुम्हें मिल जाएगा।
रही बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये थोड़े टेक्निकल चैप्टर्स हैं, इन पे रज के मेहनत करनी है, इनके ऊपर कुछ भी मत छोड़ देना, ये मत बोलना सर ये पढ़ लूँ वो, ढंग से पूरा चैप्टर दोनों तमीज से पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अब देखो अकाउंट्स के अंदर अगर हम आए ना तो अकाउंट्स के अंदर क्लियरली दिख जाएगा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका 9 से 11 नंबर का आता है। सर नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने का आता है बेटा, 3 नंबर का, और चेंज इन पीएसआर कितने का आता है आपका, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद बात करें, अब यहां से बात स्टार्ट होती है सर एडमिशन से। एडमिशन कितने का आता है आपका, 8 नंबर का। रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, सर रिटायरमेंट 7 से 10 नंबर का, ठीक है, और डिसोल्यूशन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। यहां से आपकी बेटा बुक लग जाती है, ठीक है, दूसरी बुक, ठीक है, जो कि है आपकी कंपनी, तो ये आपकी पूरी पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है यहां से यहां तक, ठीक है। हाँ, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आपकी कंपनी आ गई। अब देखो कंपनी के अंदर अगर हम बात करें ना, देखो ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ जरा, ये है ये, ठीक है, हाँ, और ये आपका पार्टनरशिप, और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ, अब इधर जो कंपनी में हम आते हैं तो इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका प्रो राटा का क्वेश्चन एक पेपर के अंदर मिलना है, तो यहाँ पे फॉरफीचर रीइशू बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स बेटा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां से अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको बनानी है। अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, सारे रेशियोज अच्छे से पढ़ने हैं। और बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, मैं बोलूंगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, तो इसको नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब सर कैसे कैसे, देखो मैं कुछ बातें बता देता हूं, ध्यान रख लेना बेटा। एडमिशन की बात करें तो न्यू पार्टनर्स के राइट आपको जानने हैं, ध्यान रख लो, सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए सर, गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए एडमिशन के अंदर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आनी चाहिए, और एडजस्टमेंट आनी चाहिए किसकी, रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं बात करूंगा रिटायरमेंट की, तो उसके अंदर भी गुडविल, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट और सेटलमेंट आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करने आप लोगों को। सर डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट, ठीक है। डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और लास्ट में सेटलमेंट कैसे होती है, और डिसोल्यूशन के अंदर आपको रियलाइजेशन अकाउंट पे अच्छे से काम करना है, ठीक है। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड तो सब में ही पढ़ना है आपको डिटेल में, ठीक है। अब ऐसी मैं बात करूं किसकी सर, कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, अगर कंपनी अकाउंट्स की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो बेटा सारी जनरल एंट्रीज याद होनी चाहिए सर। कौन कौन सी बेटा, जैसे बेसिक इशू की, ठीक है सर, फोर फीचर की, ठीक है, बहुत ही कॉमन है एग्जाम के अंदर सर, री इशू की, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ प्रो राटा का एक क्वेश्चन आएगा, इसको रट लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारी आपके पास बुक होगी, टीएस होगी, टीएस ग्रेवाल होगी, उससे याद कर लो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कैश फ्लो आपको देखो 8 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है पेपर के अंदर, ध्यान रख लेना, मिस नहीं होगा ये, ठीक है। हाँ, अब कैश फ्लो के बारे में जब बात करी तो कैश फ्लो के बारे में तीसरी बुक है आपकी, बुक नंबर 3, ठीक है, अच्छे से पढ़ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कोई एक्टिविटी छोड़ के जानी है छोड़ के चले जाओ, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल गलती से मिस मत कर देना, कभी कभार सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही पूछ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुमने अगर अच्छे से कर ली तो मेरे को लगता है आपका 80% काम हो गया किसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो ऑपरेटिंग को अच्छे से फोकस करना, दोनों टाइप की स्टेटमेंट्स पढ़नी है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव। रेशियो के ऊपर बात करें तो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको करके जाने। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये जो मैंने जितना भी गुरु मंत्र दिए हैं ना, इनको अच्छे से कर लेना। पहली बता रहा हूं इसके अंदर कोई भी मेरे को इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए तुम लोगों से, क्योंकि प्री बोर्ड्स अच्छे जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस तुम लोगों का बिल्ड होगा, एक मोटिवेशन आएगा, और वो मोटिवेशन मैं तुम लोगों से चाहता हूं, ठीक है। अभी एक मोटिवेशन का ग्राफ हमें डाउन नहीं ले जाना, मोटिवेशन का ग्राफ हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। और तुम्हें लगता है सर फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मेरे को मेल करो, ठीक है, aman.siddiqui@247, और पता है क्या लिख देना, मेंटोरशिप लिख देना। मैं समझ जाऊंगा तुमने मेरी वीडियो से मेरे को मेल करा है, मैं समझ जाऊंगा, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है, मेंटोरशिप। और आप मेरे टीजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, aman_sir_247, ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है। इससे भी यहाँ पे सारे रिसोर्सेज मैं शेयर करते रहता हूँ, बच्चों की कम्युनिटी बनी हुई है, आपस में बात करते रहते हैं, कंटेंट वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो अब मैंने सारी बातें बता दी, मुझे नहीं लगता अब इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो तुम्हें देखनी पड़ेगी प्री बोर्ड्स की, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी है, तो ध्यान रखना मेरे बेटा, ठीक है। इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो नहीं देखनी, और पढ़ाई अब स्टार्ट कर देनी है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि सर, ठीक है, हम इस बार बोर्ड्स के अंदर गलतियां नहीं करेंगे। सारी गलतियां कहां करेंगे हम, प्री बोर्ड्स के अंदर, और वो गलतियां हम बोर्ड्स के अंदर रिपीट नहीं करेंगे।
ठीक है, तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। ध्यान रखना, मैं हमेशा पढ़ाने आता हूँ, कितने बजे लाइव लेता हूँ मैं, 8 बजे। तो तुम लोगों को चैनल से कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 8 बजे मैं लाइव लेता हूँ, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। खुदा हाफिज़।